हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपको तुलनात्मक शिक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एजुकेशन पढ़ाएंगे। दोस्तों, तुलनात्मक शिक्षा में आज हम आपको अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं उनकी विधियां पढ़ाएंगे। दोस्तों, तुलनात्मक शिक्षा, जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि तुलनात्मक शिक्षा यानी किसी दो चीज़ों की आपस में तुलना करना। और आज आज हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? तुलनात्मक शिक्षा यानी कि हमें शिक्षा किसकी तुलना करनी है? शिक्षा की तुलना करनी है। दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है तुलनात्मक अर्थशास्त्र, तुलनात्मक धर्म, राजनीतिक शास्त्र, व्याकरण, तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान की तरह तुलनात्मक शिक्षा भी एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियाँ, विधियाँ एवं उनसे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। दूसरे देशों की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन कर अपने देश की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जा सके। दोस्तों, जो तुलनात्मक शिक्षा है, हम दूसरों देशों की मतलब शिक्षा को अध्ययन करते हैं और अपने देश की शिक्षा की समस्याओं का समाधान करते हैं और वहाँ की जो अच्छी शिक्षा है वो अपने देश की शिक्षा प्रणाली में लागू करते हैं। दोस्तों, पहली परिभाषा हमें स्टैडलर जी के अनुसार तुलनात्मक शिक्षा मौलिक सिद्धांतों से संबंध रखती है, विश्लेषण करने, दार्शनिक दृष्टिकोणों का पोषण करती है, इसलिए शिक्षा की समस्याओं को समझने के लिए स्पष्ट विवेक प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, ये तो थी सैडलर के अनुसार की परिभाषा यानी कि सैडलर जी की परिभाषा थी। दूसरी परिभाषा हम आपको बताएंगे हेन्स के अनुसार यानी हेन्स जी की परिभाषा। तुलनात्मक शिक्षा उन सभी निहित सिद्धांतों की खोज करती है सॉरी शिक्षा की सभी राष्ट्रीय प्रणालियों को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, ये आपका अर्थ और परिभाषा थी। अब हम आपको बताएंगे तुलनात्मक शिक्षा के क्षेत्र। दोस्तों, पहला क्षेत्र तुलनात्मक शिक्षा का विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणाली की पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर पर शैक्षिक संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करना। यानी कि जो हमारी विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणाली यानी पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर की संरचना का तुलनात्मक अध्ययन करना। यानी कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उनमें विभिन्न स्तरों की शिक्षा का दूसरे देश की शिक्षा और अपने देशी की शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन करना। इसके अतिरिक्त अध्यापक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, शैक्षिक संरचनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, ये आपका पहला क्षेत्र था। ये अब आपका दूसरा क्षेत्र है शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न देशों की शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण विधियां, प्रवेश, शिक्षा का संगठन एवं प्रशासन आदि समस्याओं का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी कि वहाँ की पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम, पढ़ाने की विधियां, प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षा के संगठन आदि का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, ये आपका दूसरा क्षेत्र था। अब आपको हम बताएंगे तीसरा क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे संगठन हैं जो शिक्षा के तुलनात्मक अध्ययन के लिए सामग्री प्रदान करते हैं, जैसे आर्थिक सहयोग, विकास संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व परिवार नियोजन, शैक्षिक उपलब्धियों के मूल्यांकन, अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं आदि। तुलनात्मक शिक्षा के अंतर्गत इन सब संगठनों का बहुत महत्व है, इसलिए इन संगठनों का भी अध्ययन होना चाहिए। दोस्तों, हमें हमारे मतलब हम लोगों को ये तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। दोस्तों, ये आपका तीसरा क्षेत्र था। अब हम आपको बताएंगे चौथा क्षेत्र। शिक्षा की कुछ विशेष समस्याएं हैं, जैसे विकलांग शिक्षा, नारी शिक्षा, शिक्षा के समान अवसर आदि। इन समस्याओं का भी तुलनात्मक अध्ययन आजकल अधिक प्रचलित होता जा रहा है। दोस्तों, हमारे देश की बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे विकलांगों की शिक्षा, नारियों की शिक्षा और शिक्षा तो समान अवसर है, यानी कि शिक्षा को जन जन तक पहुँचाना, यानी शिक्षा के जो अवसर है सभी को प्राप्त होने चाहिए। इन सभी समस्याओं का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो हमारे देश की समस्याएं हैं और दूसरे देशों की समस्याओं को लिया जाता है, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। दोस्तों, ये आपके क्षेत्र थे। अब हम आपको बताएंगे तुलनात्मक शिक्षा की विधियां। दोस्तों, तुलनात्मक शिक्षा की प्रमुख 6 प्रकार की विधियां होती हैं। वर्णनात्मक विधि, मात्रात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, मात्रात्मक या सांख्यिकी विधि, ये दोनों विधियां दोस्तों एक ही होती हैं। तीसरी दार्शनिक विधि, चौथी ऐतिहासिक विधि, पांचवी समाजशास्त्री विधि और छठी आपकी विश्लेषण विधि। दोस्तों, वर्णनात्मक विधि। दोस्तों, पहले आपको तो पहले की तरीके नाम से स्पष्ट हो जाता है वर्णनात्मक विधि। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में वर्णनात्मक विधि अपनाई जाती थी, क्योंकि तब तुलनात्मक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह था कि किया जाए अनुकरण करने
यह था कि दूसरे देशों की अच्छाइयों का, यानी कि उनकी अच्छाइयों का, जो वहाँ पे शिक्षण विधियाँ में अच्छाइयाँ, मतलब जो अच्छे तरीके या वहाँ पे जो अच्छाइयाँ थी उनका अनुकरण किया जाए। अनुकरण करने के लिए आवश्यक है कि संबंधित देशों के अच्छी तरीके से वर्णन किया जाए, यानी कि उसका अच्छी तरीके से बताया जाए, समझाया जाए और वर्णन किया जाए। दोस्तों, ये आपकी पहली विधि थी, वर्णनात्मक विधि। दूसरी विधि मात्रात्मक या सांख्यिकी विधि। दोस्तों, इसका नाम से स्पष्ट सांख्यिकी विधि या मात्रात्मक विधि यानी संख्या से संबंधित है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन में सांख्यिकी विधि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें शिक्षा के संबंध में उस देश की उन्नति, यानी उसका कितना विकास हो रहा है या फिर उसका विकास कितना कम हो रहा है या फिर विकास नहीं हो रहा है या उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है, उन्नति या अवनति का पता लगाया जा सके। इस विधि में शिक्षा प्रणाली के संबंध में आंकड़े यानी संख्यात्मक यानी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, जैसे किसी वर्ष की शिक्षा का स्तर, विद्यार्थियों की संख्या, उन पर किया हुआ खर्च, मतलब उस स्कूल या उस प्रदेश या उस देश के जो छात्र हैं उसमें कितने, उस कॉलेज के जितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं या उत्तीर्ण हो रहे हैं उनकी संख्या, शिक्षकों पर किया गया व्यय, कॉलेज या स्कूल भवन बनाने में किया गया व्यय, आपके खेल सामग्री पर किए गया व्यय, दूसरे देशों की, मतलब दूसरे देशों की शिक्षा में मतलब इतना खर्च हुआ, उनका आपस में तुलना करना या किसी दूसरे कॉलेज से तुलना करना या कई वर्षों का आपस में तुलना करना। ये दोस्तों मात्रात्मक और सांख्यिकी विधि इन सब चीज़ों में प्रयोग की जाती है। दोस्तों, ये आपकी दूसरी मात्रात्मक या सांख्यिकी विधि थी। तीसरी आपकी दार्शनिक विधि है। इस विधि का अर्थ होता है शिक्षा के दर्शन पर आधारित होने से। प्रत्येक देश की शिक्षा अपने यहाँ के दर्शन पर आधारित होती है, जैसे उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ और उनकी व्यवस्था आदि दर्शन पर ही आधारित होती है। जिस युग में जैसे दर्शन होता है उसी के अनुरूप उसकी शिक्षा का स्वरूप भी होता है। इसलिए शिक्षा का दर्शन गत्यात्मक कहा गया है। दर्शन साध्य होता है और शिक्षा साधन होती है, इसलिए शिक्षा का दर्शन पर आधारित होती है। दोस्तों, ये आपकी तीसरी विधि थी। अब आपकी चौथी विधि होती है ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि वर्तमान शैक्षिक समस्याओं के कारण का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इस विधि के सहारे उन बातों का पता चलता है जिनसे आज की शैक्षिक स्थिति निर्मित हुई है। तुलनात्मक शिक्षा में ऐतिहासिक विधि हम केवल अतीत पर ही ध्यान देते हैं, जिनसे वर्तमान को अच्छी तरीके से समझा जा सके। इस प्रक्रिया से हमारा उद्देश्य भविष्य के निर्माण से होता है, अर्थात ऐतिहासिक विधि के द्वारा हम उन बातों की ओर संकेत करते हैं जिनके अनुसरण से सुदृढ़ भावी विकास और अधिक उपयोगिता हो सके। दोस्तों, ये आपका चौथी विधि थी और अब हम आपको बताएंगे पांचवी विधि यानी समाजशास्त्रीय विधि। इस विधि से यह विश्वास निहित है कि किसी देश की शिक्षा प्रणाली और संगठन उस देश की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संस्कृति परिस्थितियों द्वारा निर्धारित व निर्मित होता है। किसी भी शिक्षा समस्या की कोई स्वतंत्र इकाई नहीं होती है। शिक्षा की विविध समस्याओं और समाज में अटूट संबंध होता है, अर्थात ये एक दूसरे के लिए अत्यंत प्रभावकारी एवं गति देने वाली होती हैं। दोस्तों, ये आपकी पांचवी विधि थी और अब हम आपको अंतिम और लास्ट विधि बताएंगे, विश्लेषणात्मक विधि। किसी भी तुलनात्मक अध्ययन के बिना विश्लेषण काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विश्लेषण द्वारा हम विविध तत्वों को अलग कर पाते हैं। तत्पश्चात विभिन्न तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। विश्लेषणात्मक विधि सफलता जिनमें ऐतिहासिक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि, सांख्यिकी विधि इत्यादि प्रमुख विधियां। इसके अतिरिक्त एक प्रमुख विधि दोस्तों, अगर आपको ये मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार की आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।